जी, जी, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी। हाँ, डॉक्टर रिज़वी आज का दिन अच्छा ही गया जहाँ तक हमास और इज़राइल के बीच में जो टेंशन का माहौल है, क्योंकि अरब लीग के अलग-अलग लीडर्स फिर से आज काहिरा में पहुँचे हैं। बातचीत का दौर अभी जारी है काहिरा में। दिखाता है कि अल-सीसी खुद पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं ताकि सीज़फायर जो है वो कायम रहे और सबसे बड़ी बात है बातचीत इसलिए चल रही है काहिरा में अभी कि सीज़फायर का जो सेकंड फेज़ है वो क्या शक्ल लेगा उस पर बातचीत हो रही है। दूसरी एक और डेवलपमेंट साइड से हो गई है लेकिन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इज़राइल ने फिर से आज भारत सरकार को अप्रोच किया है कि भारत सरकार हमास पर बैन लगाए। इज़राइल ने हमारे विदेश मंत्रालय को फिर से याद दिलाया कि भारत के कहने पर जैश-ए-मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा पर इज़राइल ने बैन लगाया था। तो इज़राइल उम्मीद करता है कि अब इज़राइल की रिक्वेस्ट पर भारत भी हमास पर बैन लगाएगा। तो भारत सरकार क्या इसका रिस्पॉन्स देती है तो देखना पड़ेगा क्योंकि अब तक भारत सरकार का ऑफिशियल लाइन यही रहा था कि हमास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमास जो है फिलिस्तीन के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है और हमास जो है पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम कर रहा है इज़राइल में और लेबनान में भी। बेरूत में भी हमास जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर रहा है। तो भारत सरकार शायद हमास को ना बैन करे, उस लाइन पर हो सकता है प्रोसीड करे। लेकिन हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के लिए ये थोड़ा समझाना इज़राइल को थोड़ा कठिन काम होगा कि भारत फिलहाल हमास को बैन नहीं कर रहा है। जी डॉक्टर रिज़वी। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं प्रोफ़ेसर अरविंद सिंह तेजावत साहब, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद हमारे प्रोफ़ेसर तेजावत साहब आए हैं। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और ये एक नई चीज़ जो आई है सामने अपडेट के तौर पर कि इज़राइल ने और मेरे ख़्याल से ये पहली बार डिमांड नहीं अगर मुझे अगर याद आ रहा है, इससे पहले भी कैप्टन साहब कई बार इज़राइल ने डिमांड की कि हमास को आप जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन करार दें। लेकिन कभी भी हिंदुस्तान ने उस पे गौर नहीं किया, उस पे तवज्जो नहीं की। बल्कि आप जंग के दौरान देखिए कि जब भी सीज़फायर की बात आई पैलेस्टाइन का मामला रहा तो हमारा झुकाव कहीं न कहीं, बल्कि कहीं न कहीं नहीं 100% जो यूएनओ में रहा वो पैलेस्टाइन के साथ रहा, फिलिस्तीन के साथ रहा है। वही हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है। तो बहरहाल उनको भी हक है, इज़राइल को भी हक है ये पॉलिटिकल मामला है, ये वो डिमांड करें, बिल्कुल करें। अब ये भारत को, हिंदुस्तान को और मौजूदा सरकार को फैसला लेना है कि वो क्या हम उसमें नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ प्रोफ़ेसर तजावत मैंने 2-3 चीज़ें आ गई हैं। एक तो ये कि अभी बातचीत जो है वो तजावत रुकी हुई है। मतलब बातचीत दोबारा फ़ेज़ की नहीं हुई और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि साहब हमला भी वहाँ पे इज़राइल कर रहा है। अभी जो सामान जा रहा था, चूँकि रमज़ान शुरू हो गया, सामान को रोक लिया, सामान जाने नहीं दिया जा रहा है गाज़ा के अंदर। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं सामान का जाने देना? क्या लग रहा है आपको कि ये मुनासिब है जबकि सीज़फायर में ये तय हुआ था कि हम अलाउ करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये दरअसल सारी दिक्कतें तो आ ही रही है क्योंकि वो एक तरीके से जहाँ तक मुझे लगता है कि वो प्रेशर टैक्टिक्स से काम लेना चाह रहे हैं कि बीच में वो रोक रहे हैं और हमें पता है कि थोड़े दिनों पहले उन्होंने सीरिया पे भी अटैक किया था। तो वो एक के बाद एक वो संदेश ये देना चाह रहे हैं कि दरअसल हमारे खिलाफ जो भी खड़ा होगा, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और कैप्टन साहब की एक बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मुझे इतने लंबे समय बाद में मुमताज़ साहब ने बहुत याद किया
बीच-बीच में याद करते रहे पर मैं समय नहीं दे पाया, उसके लिए मैं वाक़ई माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता था दिल से कि मैं सारे ही कार्यक्रमों से लगातार जुड़ता रहूँ, पर कुछ ऐसी मशरूफ़ियत मैं थी। डर गया कि सारा इल्ज़ाम मुझे पे थोप दिया कि मैंने नहीं, याद नहीं किया। तो नहीं, तो नहीं, ऐसा आपने नहीं है, बिल्कुल याद किया। मैं इतना गैर मैं आपको ज़िम्मेदार माफ़ नहीं हूँ कि नहीं, प्रोफ़ेसर नहीं, मैं आपको तेजावत माफ़ जैसी कर शख्सियत को भूल जाऊँगा। बहुत कम नहीं, मिलते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं। लोग। तो ये जो बिल्कुल, भी बिल्कुल, ज़िंदगी का आपने सफ़र है ज़रूर उसमें मुझे अगर अच्छे लोग मिल जाएँ तो उन्हें फ़रामोश नहीं करना चाहिए, यही ज़िंदगी का उसूल है। जी, बिल्कुल गलती तेजावत मेरी रही या मशरूफ़ियत नहीं रही, कुछ भी कहें। तो वो है और दूसरा ये है कि मुझे देवनाथ साहब को भी इतने लंबे समय बाद देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों की एक बहुत ही अच्छी जुगलबंदी होती है हमेशा, तो ये वाक़ई है। मैं देवनाथ साहब की एक बात को आगे बढ़ा के ये कहना चाहूँगा कि भारत को हमास को बैन करने में कोई फ़ायदा नहीं है और दूसरी बात ये कि भारत लंबे समय से इस चीज़ को लेकर एकदम खाली ये अभी की बात नहीं है, पिछले 2-3 डिकेड से ये तय है कि भारत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी रही है, उसमें फ़ायदा मतलब फ़िलिस्तीन का साथ छोड़ने और इ इज़राइल का साथ जाने में नहीं है। फ़ायदा भारत का हमेशा इस बात में रहेगा कि वह फ़िलिस्तीन के पूरे ही मसले को सपोर्ट करे और अभी रिसेंटली जहाँ तक कि ये जयशंकर साहब का जो था ये एंटनी ब्लिंकन और वो सब लोग बैठे हुए थे और अमेरिकन मीडिया के सामने एक पैनल डिस्कशन था। तो उसने उन्होंने भी लगभग ये 2 या 3 महीने पहले की बात है, उसमें भी उन्होंने एकदम साफ तौर पे कहा है कि भारत सरकार का स्टैंड जो पहले था वही है और वो क्लियर है कि जो 2 राष्ट्र हैं, उस पे आप लोग सहमत हो जाएँ। और हम जानते हैं कि अभी आज के समय में, आज की तारीख में इज़राइल इस बात से सहमत नहीं है, जबकि जो फ़िलिस्तीन है, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है। दूसरा ये तो कभी भी फ़िलिस्तीन का भारत साथ छोड़ दे क्योंकि अभी तक तो जो बातें हैं, वो प्रो फ़िलिस्तीन ही रही है भारत सरकार की। दूसरी बात ये कि अगर मान लो वो इज़राइल के साथ जाता है, दोनों में से कोई एक पक्ष लेता है, तो भारत को फ़ायदा क्या होगा? भारत को नुकसान ये होगा कि ईरान है या जो दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ है, वह उससे दूर हो जाएगा और उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, छोटी-छोटी जैसे कि वहाँ से खजूर आते हैं या इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जो कि भारत में आती है। तो वो सारा वो ट्रेड एक तरीके से अनबैलेंस्ड हो जाएगा और एक तरीके से नई डिप्लोमैटिक और दूसरी बात है कि इज़राइल अपने आप में एक यूनिट है। भारत के बहुत सारे जो मसले हैं, वो जब यूएनओ में आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जो है वो गल्फ कंट्रीज़ से मिलता है। और भारत पाकिस्तान वाले इश्यूज़ पर भी खासकर कश्मीर वाले मुद्दे को देखें तो उसमें भी भारत को काफ़ी नए चैलेंजेस खड़े हो जाएँगे। तो अभी तो जो सारा है और जितने भी जो गल्फ कंट्रीज़ से हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि भारत ऐसा इसलिए नहीं करेगा कि भारत की बड़ी तादाद में लोग गल्फ में काम करते हैं। इतनी तादाद में इज़राइल में लोग काम नहीं करते हैं। तो उनके लिए एक खास तरीके का चैलेंज खड़ा हो जाएगा। तो सारी चीज़ें यही इशारा करती है कि दरअसल ये तो कभी नहीं हो सकता है कि भारत फ़िलिस्तीन का साथ छोड़ के इज़राइल का साथ देना शुरू कर दें। पर इस समय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक काफ़ी बड़ा जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि अमेरिका ने अपना स्टैंड बदलना शुरू किया है और उसके पीछे मकसद ये है अमेरिका का कि वह चाइना और रशिया को कभी यूनाइट नहीं होने देना चाहता है। तो जो निक्सन ने जो पॉलिसी अपनाई थी रूस से चीन को दूर करने के लिए 71 के बाद में 72 ऑनवर्ड्स निक्सन ने चाइना की यात्रा की थी और उस जो जर्नी थी उसमें उन्होंने माओ से भी मुलाकात की थी और माओ से भी कहा था कि जो अमेरिका है वो चाइना के सारे हितों को मानेगा और जो रशिया के साथ जो बॉर्डर पे उसकी जो लड़ाई हो रही है उसमें वो चाइना को सपोर्ट करेगा। तो एक लंबे समय तक रशिया को मजबूत नहीं होने दिया। अब क्योंकि चाइना वापस मजबूत हो रहा है तो अमेरिका का ये पूरा मकसद है कि जो चाइना रशिया जो है वो चाइना के सपोर्ट में ना चला जाए। क्योंकि अब चीन को कमज़ोर करना अमेरिका का मकसद है और इसीलिए यूक्रेन वाले इश्यू पे अमेरिका ने एकदम यू टर्न लिया है। अब भारत का कहाँ और इज़राइल से ये चीज़ें कैसे मिलती है? वो ये है कि एक चीज़ देखिए कि वो जो व्हाइट हाउस है
उसमें सबसे ज़्यादा जो सम्मान पाया है अभी तक, ट्रम्प के आने के बाद में, वो बेंजामिन नेतन्याहू है। बहुत ही प्यार से मिला है ट्रम्प और वहाँ तक गाड़ी तक लेने गए हैं और बातचीत भी बहुत ही एकदम वो दोस्ती वाले माहौल में हुई है और गजापट्टी को खाली करने के लिए भी बोला था ट्रम्प ने, है ना? और उसमें पूरा ही जो साथ दे रहा है ट्रम्प सरकार, वो पूरी तरीके से जैसा कि हम इलेक्शन के टाइम में ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, है ना? और हम ये सोच रहे थे कि ट्रम्प शायद बाइडेन से ज़्यादा बेहतर साबित हो, पर ट्रम्प जो है उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित होने की उम्मीद है। और इतने बड़ी संख्या में बड़ी आबादी मारे जाने के बाद भी ट्रम्प जो है वो इज़राइल के साथ है। दूसरा ये है कि ठीक इसके उल्टे जहाँ यूक्रेन में इतने लोग मारे गए हैं, उसमें ट्रम्प रशिया का साथ दे रहा है, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। भारत के लिए चैलेंज ये होगा कि जब व्हाइट हाउस में 3 लोगों का उसने अपमान करने की कोशिश की है। एक तो इमानुएल मैक्रे थे, उन्होंने बात को सँभाला, ट्रम्प की जो आवाज़ थी वो काफ़ी तल्ख़ थी और सम्मान भरी नहीं थी। एक जो ब्रिटिश पीएम थे, उनके साथ भी ट्रम्प ने कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, विनम्रता नहीं थी, जो ख़ासकर स्टारमर थे उनके साथ किएर स्टारमर जो थे और ख़ासकर पीएम मोदी के साथ। पीएम मोदी के साथ भी पोलाइटली उन्होंने बिहेव नहीं किया है। केवल बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उन्होंने पोलाइटली बिहेव किया है। अगर अमेरिका का सपोर्ट इज़राइल को उसी तरीके से एक्सटेंड होता है, तो भारत के लिए एक नए चैलेंजेस शुरू होंगे। क्योंकि इज़राइल केवल इज़राइल नहीं है, भारत ने अगर पहले भी इज़राइल से रिश्ते सुधारे हैं, तो वो अमेरिकन प्रेशर में सुधारे हैं। उसके पीछे अमेरिका का दबाव रहा है। तो ये अमेरिकी दबाव को और इज़राइल के जो दोनों का जो संयुक्त दबाव है, वो कितना झेल पाएगा भारत, उस पे डिपेंड करता है। पर मुझे लगता नहीं कि पॉलिसी लेवल पे कोई बहुत बड़ा और अभी का जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है खासकर अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ऐसे में भी एक बार वापस जो नॉन अलाइनमेंट वाली जो पॉलिसी है, वो भारत की सही साबित हुई है। अगर उस समय भारत ने अमेरिका का साथ दे दिया होता, तो आज वो मुँह दिखाने लायक नहीं होता। कहीं पर भी रशिया जो उसका जो जाना-पहचाना जो दोस्त था वो खो चुका होता और अमेरिका अपना स्टैंड वैसे ही बदल देता। तो यह सारी चीज़ें हैं ख़ासकर जब हम गाज़ा और इसके बारे में और जो छोटे-छोटे जो चीज़ें हैं वो रोकना है, करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो टेम्परेरी है, उनके कोई लॉन्ग टर्म कोई इसका असर होगा कि नहीं? क्योंकि वो टेम्परेरी अपने स्ट्रेटेजिक वो लीडिंग के लिए ये लोग करते रहेंगे ऐसा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुमताज़ साहब।